कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों के पास एक जैसी एजुकेशन है, एक जैसी शुरुआती पूंजी भी है और दोनों एक ही शहर में पले बड़े हैं। बिल्कुल एक जैसा बैकग्राउंड। हाँ, एक जैसा बैकग्राउंड। लेकिन 10 साल बाद हम देखते हैं कि एक इंसान ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं फंसा हुआ है, अपनी उन्हीं परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। वही तो, ये काफी आम बात है। हाँ, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर सफलता केवल एक सीधा गणित या कोई लॉजिकल फॉर्मूला होती जहां टैलेंट और पैसे का सीधा असर नतीजों पर पड़ता, तो दोनों को एक ही मुकाम पर होना चाहिए था। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई गणित या कोई लॉजिक यहाँ काम नहीं आता। बिल्कुल, और ये ना एक ऐसी पहेली है जो सदियों से समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। हम इंसानों को चीजों को नापना और तौलना बहुत पसंद होता है। हाँ, हमें हर चीज का लॉजिक चाहिए होता है। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि सफलता या असफलता के पीछे कोई बहुत ही ठोस दिखने वाला और भौतिक कारण होना चाहिए, जैसे किसी का फैमिली बैकग्राउंड हो गया या किस्मत का खेल हो गया। मतलब एक आसान सा जवाब। हाँ, इससे दुनिया को समझने में एक तरह की तसल्ली मिलती है कि हर चीज एक तय नियम से चल रही है। लेकिन जब हम उन लोगों की कहानियों को गहराई से देखते हैं जो बिल्कुल साधारण हालातों से या यूं कहें कि शून्य से शुरू करते हैं और बेहद मुश्किल हालातों से उठकर ऐसी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, तो वो सारा गणित धरा का धरा रह जाता है। वही ना, तब ये बात साफ हो जाती है कि सफलता और असफलता के बीच का असली अंतर बैंक बैलेंस या किस्मत नहीं है। तो फिर वो अंतर आखिर है क्या? सबसे बड़ा अंतर, हाँ, सबसे बड़ा और असल फर्क होता है माइंडसेट का, यानी हमारी मानसिकता का। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी विषय है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो है शिवम द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुककास्ट किताब की दुनिया। ओ हाँ, ये चैनल काफी बढ़िया कंटेंट बनाता है। बिल्कुल। तो आज हम उनके एक स्क्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं जो मास्टर योर माइंडसेट नामक किताब पर आधारित है। और इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हमारी सोच यानी हमारी अंदरूनी दुनिया चुपचाप हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देती है। ये स्रोत काफी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर प्रेरणा या मोटिवेशन बांटने का काम नहीं करता। अक्सर इंटरनेट पर मिलने वाला जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक तरह के फील गुड फैक्टर तक ही सीमित रह जाता है। हाँ, मतलब वीडियो देखा और बस उस वक्त के लिए अच्छा लगा। सही कहा। लेकिन ये स्क्रिप्ट सफलता की मनोविज्ञान की गहरी परतें खोलती है। ये इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि जो चीजें इंसान को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो असल में बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि उनके अपने दिमाग के अंदर बैठी हैं। बिल्कुल, वही मैं कहने वाली थी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सफलता की ओर कदम बढ़ाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर। एग्जैक्टली। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो एक कमजोर माइंडसेट एक बहुत ही महंगे और आधुनिक स्मार्टफोन के करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की तरह है। अच्छा, स्मार्टफोन वाला एग्जांपल ये दिलचस्प है। हाँ, तो मान लिया जाए कि उस फोन का हार्डवेयर दुनिया में सबसे बेहतरीन है, उसके कैमरे बेमिसाल हैं, प्रोसेसर सबसे तेज है, मतलब इंसान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। बिल्कुल। अगर उस फोन के सॉफ्टवेयर में मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जैसे वायरस भरे पड़े हैं, तो वो फोन कभी ठीक से काम नहीं करेगा। वो कोई भी बड़ा ऐप खोलते ही क्रैश हो जाएगा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि हम अपनी असफलताओं के लिए अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के आदी हो चुके हैं। वही कि इकोनॉमी खराब है या पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। हाँ, या फिर दूसरों के पास ज्यादा मौके थे। ये सारे बहाने काफी आम हैं। लेकिन इस स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी दुश्मन ये बाहरी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर असल दुश्मन क्या है? सबसे बड़ी बाधा है हमारी अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स या सीमित मान्यताएं। लेकिन एक मिनट, अगर हम व्यावहारिक दुनिया की बात करें तो क्या हम बाहरी माहौल को पूरी तरह से नकार सकते हैं? मतलब गरीबी, संसाधनों की कमी या खराब एजुकेशन सिस्टम, क्या ये चीजें इंसान को सचमुच पीछे नहीं धकेलती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बाहरी परिस्थितियां निश्चित रूप से एक भूमिका निभाती हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात प्रतिक्रिया की है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन? हाँ, सीमित मान्यताएं ये तय करती हैं कि कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों पर कैसा रिएक्शन देगा। उदाहरण के लिए एक ही खराब बैकग्राउंड से आने वाले दो लोगों को ले लीजिए। ठीक है। एक का माइंडसेट कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक लिमिटिंग बिलीव है जो उसे प्रयास करने से ही रोक देगा। और दूसरे का माइंडसेट? दूसरे का माइंडसेट कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे हर हाल में कुछ करना ही होगा। परिस्थिति दोनों के लिए एक समान थी, लेकिन उनके अंदर बैठे विश्वास ने उनका भविष्य तय कर दिया। बाप रे, ये लिमिटिंग बिलीव्स की कार्यप्रणाली सच में बहुत सोचने पर मजबूर करती है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो या तो हमने खुद अपने दिमाग में बना ली हैं या फिर बचपन से सोसाइटी ने डाल दी हैं। वही ना, बचपन से समाज, स्कूल और परिवार ने अनजाने में हमारे दिमाग में फिट कर दी हैं। जैसे वो डायलॉग होता है ना कि
पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हाँ, या फिर बड़े सपने मत देखो, अपनी औकात में रहो। बिल्कुल, ये वो बातें हैं जो बचपन से ही फीड कर दी जाती हैं। सही बात है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी कहा जाता है। जैसे एक हाथी के बच्चे का उदाहरण लेते हैं। हाँ, वो रस्सी वाला एग्जाम्पल। वही, बचपन में उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। वो कोशिश करता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। जब वो बड़ा और ताकतवर हाथी बन जाता है तब भी उसे उसी पतली रस्सी से बांधा जाता है, और वो उसे नहीं तोड़ता क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं टूटेगी। बिल्कुल। वो उसे एक झटके में तोड़ सकता है लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। इंसानों की सीमित मान्यताएं भी ना बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। ये समय के साथ दीमक की तरह आत्मविश्वास को खोखला कर देती हैं। हाँ, और एक अदृश्य मानसिक जेल बना देती हैं। जब तक इन मान्यताओं को पहचान कर तोड़ा नहीं जाता तब तक अपनी असली क्षमता तक पहुंचना नामुमकिन सा है। और यहीं पर एक मजबूत माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है। अगर माइंडसेट कमजोर है तो रास्ते में आने वाला एक छोटा सा कंकड़ भी एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा लगेगा। और अगर माइंडसेट मजबूत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी एक अवसर की तरह दिखेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मानसिक कैद टूट जाती है, जब पुराने वायरस सिस्टम से डिलीट हो जाते हैं, तो एक नई वास्तविकता का निर्माण शुरू कैसे होता है? ये एक काफी दिलचस्प प्रोसेस है। मतलब एक साधारण सा विचार भौतिक रूप से भविष्य कैसे बन जाता है? ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? स्रोत इस सिद्धांत को ना बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल तरीके से समझाता है। ये एक पूरी श्रृंखला है, एक चेन रिएक्शन की तरह। ओके। स्रोत कहता है कि हमारे विचार हमारी भावनाएं बनाते हैं, फिर वो भावनाएं हमारे निर्णय यानी डिसीजंस तय करती हैं, और अंत में हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य बनाते हैं। विचार से भावना, भावना से निर्णय, और निर्णय से भविष्य। ये सुनने में तो एक दार्शनिक कहावत जैसा लगता है। थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है शुरू में। हाँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगा। क्या ये सिर्फ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या दिन में बैठकर ख्याली पुलाव पकाने जैसी बात है? अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो इसके पीछे का साइंस समझ में आता है। ये कोई जादू नहीं है। स्रोत में विजुअलाइजेशन या कल्पना के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये दिमाग में काम कैसे करता है? हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहा जाता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। एक फिल्टर की तरह? मतलब कैसे? देखिए, दिन भर में इंसान के सामने करोड़ों जानकारियां आती हैं, लेकिन RAS तय करता है कि किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। ओह, अच्छा। जैसे जब कोई नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता है, मान लीजिए एक लाल रंग की कार, हाँ, तो अचानक उसे सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। वो कार पहले भी वही थी, हाँ, लेकिन दिमाग अब उसे फिल्टर करके नोटिस कर रहा है। एकदम सटीक उदाहरण। और विजुअलाइजेशन बिल्कुल यही काम करता है। जब हम अपने लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में देखते हैं तो हम असल में अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मतलब हम उस फिल्टर को सेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट तस्वीर दे रहे होते हैं कि हमें जाना कहाँ है। इसके बाद हमारा दिमाग उन अवसरों, उन लोगों और उन रास्तों को पहचानने लगता है जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन लिमिटिंग बिलीव्स के कारण हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। सही कहा। विजुअलाइजेशन दिमाग के GPS में एक सटीक डेस्टिनेशन डालने जैसा है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो विजुअलाइजेशन तो बहुत करते हैं। हाँ, विजन बोर्ड वगैरह बनाते हैं। वही बड़े बड़े विजन बोर्ड बनाते हैं, अपने लक्ष्यों का डायरीज लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो असल जिंदगी में असफल हो जाते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ये कड़ी कहाँ टूट जाती है? ये कड़ी टूटती है पूर्णता के भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ परफेक्शन पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि विजुअलाइज करना ही काफी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि विचार तब तक वास्तविकता नहीं बनते जब तक उनके पीछे ठोस एक्शन ना हो। एक्शन लेना तो सबसे जरूरी स्टेप है। बिल्कुल, और लोग एक्शन लेने से इसलिए बचते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, वही ना। उन्हें लगता है कि जब उनके पास सारे पैसे होंगे, सारा ज्ञान होगा, कोई रिस्क नहीं होगा और हालात बिल्कुल परफेक्ट होंगे, तभी वो अपना पहला कदम उठाएंगे। और वो बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। वही प्लानिंग करने में इतना समय लगा देते हैं कि एग्जीक्यूशन कभी हो ही नहीं पाता। ये परफेक्शन का भ्रम ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। इंसान को लगता है कि अगर वो और ज्यादा रिसर्च कर लेगा, एक और किताब पढ़ लेगा, तो वो फेलियर से बच जाएगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है। नहीं, स्रोत इस बात को बहुत बेबाकी से तोड़ता है। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी बड़े काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता। अगर सही समय का इंतजार किया जाए तो कड़वा सच ये है कि जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। यानी केवल सोचने और अपने सपनों की एक सुंदर सी तस्वीर दिमाग में बना लेने से कुछ नहीं होगा। अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकलकर पानी में उतरना ही होगा। बिल्कुल। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि सीखना हमेशा शुरू करने के
बाद ही शुरू होता है। हम लोग उल्टा सोचते हैं ना कि पहले सीख लें फिर शुरू करें। वही हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि पहले तैराकी की पूरी थ्योरी पढ़ ली जाए, पानी के बहाव का गणित समझ लिया जाए और फिर नदी में उतरा जाए, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाँ, पहले पानी में उतरना पड़ता है, पानी निगलना पड़ता है और गलतियां करनी पड़ती हैं, और उन्हीं गलतियों से सीखते हुए इंसान तैरना सीखता है। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के बावजूद कदम उठाना ही असली एक्शन है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लिया जाए कि किसी ने अपनी सीमित मान्यताओं को पहचान कर उन्हें तोड़ दिया। उसने अपने लक्ष्य का स्पष्ट विजुअलाइजेशन भी कर लिया, ठीक है, और परफेक्शन का इंतजार किए बिना हिम्मत जुटाकर अपना पहला कदम भी उठा लिया। लेकिन आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर दूसरी चीज हमारा ध्यान खींचना चाहती है, वहां अपने रास्ते पर लंबे समय तक टिके रहना एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। ये एक बहुत ही ठोस मुद्दा है, क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन उस पर बने रहना बहुत मुश्किल है। ये आज की समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकना है। अगर मैं इसे एक नई उपमा से समझाऊं तो मोटिवेशन या प्रेरणा एक माचिस की तीली की तरह है। अच्छा, मैचस्टिक की तरह। हाँ, आपने कोई किताब पढ़ी या बुककास्ट किताब की दुनिया का कोई वीडियो देखा तो वो माचिस जल उठी, वो बहुत तेज रोशनी देती है और आग शुरू कर देती है, लेकिन ये रोशनी बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। बिल्कुल, मोटिवेशन ज्यादा देर टिकता नहीं है। वही तो, अगर उस आग को पूरी रात जलाए रखना है तो उसमें अनुशासन नाम की मोटी लकड़ियां डालनी पड़ेंगी। अनुशासन वो लकड़ी है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन लंबी दूरी तक साथ निभाती है। ये उपमा सच में बहुत सटीक है। बिना अनुशासन के ना मोटिवेशन का वो शुरुआती जोश कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम इस अनुशासन को बनाए कैसे रखें, खासकर तब जब हमारे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हमारा ध्यान बांटने के लिए ही डिजाइन किए गए हों। ये बड़ा मुश्किल काम है आजकल। हाँ, अगर हम हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देंगे, हर नई चीज के पीछे भागेंगे, तो हम किसी भी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। फोकस छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन दिन के अंत में एहसास होता है कि हम असल में कहीं नहीं पहुंचे। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगने वाला विचार सामने रखता है। कौन सा विचार? वो विचार है, अनुशासन ही असली आजादी है, यानी डिसिप्लिन इज ट्रू फ्रीडम। अब इस पर मुझे थोड़ी आपत्ति है। ये सुनने में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स लगता है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, क्योंकि आमतौर पर अनुशासन का मतलब होता है नियमों में बंधना, सुबह जल्दी उठना, मन मारकर काम करना, अपनी इच्छाओं को रोकना। इसे कोई आज़ादी कैसे कह सकता है? ये तो एक तरह की मानसिक जेल हुई ना। मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट। आज़ादी का मतलब तो ये होना चाहिए कि जब जो मन करे इंसान वो कर सके। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, और यहीं पर माइंडसेट का सबसे बड़ा खेल है। जब इंसान अपने हर मन मुताबिक काम को करने लगता है, जैसे जंक फूड खाना, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या काम को टालना, हाँ, वो प्रोक्रेस्टिनेट करना, बिल्कुल, तो वो असल में आज़ाद नहीं है। वो अपने आलस, अपनी बुरी आदतों और अपने क्षणिक सुख का गुलाम बन चुका है। इसके विपरीत अनुशासन आज़ादी इसलिए है क्योंकि ये भविष्य के विकल्प खोलता है। इस थोड़ा और स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए आर्थिक अनुशासन को लेते हैं। अगर कोई आज पैसे बचाने का अनुशासन रखता है तो भविष्य में उसे आर्थिक आज़ादी मिलती है, वो कर्ज का गुलाम नहीं रहता। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है उसे। वही अगर कोई रोज व्यायाम करने का अनुशासन अपनाता है तो उसे भविष्य में बीमारियों से आज़ादी मिलती है। जब कोई अपने समय को अनुशासित करता है तो उसे अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए और अपने परिवार के लिए अधिक आज़ाद समय मिलता है। तो इसका मतलब अनुशासन कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, इसलिए अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो भविष्य की हर आज़ादी का ताला खोलती है। ये नजरिया वाकई बहुत गहरा है। यानी छोटी छोटी आदतें, रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसले जब सालों तक कंपाउंड होते हैं तो वो एक इंसान का पूरा जीवन बदल कर रख देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सफल लोग वही होते हैं जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस रखते हैं और उस दिन भी काम करने का अनुशासन चुनते हैं जिस दिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता। एकदम, सफलता कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये बरसों के उस अदृश्य अनुशासन का परिणाम है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत और गहन चर्चा को समेटें तो शिवम के चैनल बुककास्ट किताब की दुनिया के इस शानदार स्क्रिप्ट और मास्टर ऑफ माइंडसेट किताब का सबसे बड़ा और सबसे अहम संदेश यही निकल कर आता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में नहीं है। हाँ ना, तो ये इकोनॉमी के हाथ में है, ना समाज के, और ना ही उन परिस्थितियों के हाथ में जिनमें किसी का जन्म हुआ है। बाहरी दुनिया हमारे सामने चुनौतियां जरूर फेंक सकती है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। और हमारी जिंदगी का असली और पूरा कंट्रोल केवल और केवल हमारे माइंडसेट के हाथ में है।
और ये बात हर उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये जानकारी इतनी अहम क्यों है पता है? क्यों? क्योंकि ये विक्टिम मेंटालिटी या पीड़ित होने की मानसिकता को जड़ से खत्म कर देती है। ये परिस्थितियों के आगे लाचार होने से बचाती है। जब ये समझ में आ जाता है कि इंसान की अपनी सोच ही उसकी वास्तविकता का निर्माण कर रही है, तो ताकत सीधे उसके अपने हाथों में आ जाती है। ये बहुत पावर वाली बात है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के दर्शक की सीट से उठकर अपनी कहानी का मुख्य लेखक बन सकता है। और यही इस गहन चर्चा का सबसे खूबसूरत पहलू है। अगर सोच के वायरस को साफ कर दिया जाए, विजुअलाइजेशन से एक सही दिशा तय की जाए, परफेक्शन का इंतजार किए बिना एक्शन लिया जाए और अनुशासन को अपना साथी बना लिया जाए, तो कोई भी पहाड़ पार किया जा सकता है। कोई शक नहीं इसमें। तो अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जिस पर गहराई से मंथन होना चाहिए। बिल्कुल, हमें वही सोचना चाहिए। अगर ये सच है कि अनुशासन ही सच्ची आज़ादी है और हमारे आज के विचार ही हमारा कल बनाते हैं, तो जरा रुक कर ये सोचना चाहिए कि इस वक्त, इस एक पल में इंसान के दिमाग में ऐसा कौन सा विचार पनप रहा है जो चुपचाप अगले 10 सालों का भविष्य लिख रहा है। ये वाकई, क्या वो विचार एक नई उड़ान का है या फिर उसी पुरानी मानसिक कैद का? एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल है। यह हर किसी को खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने और बेहतर बनने का ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए।